हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। अर्मेनिया में लोग अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नागार्नो कारबाख जो रीजन है अर्मेनिया और अजेरबाईजान का, उसको लेकर के वहां के लोगों में नाराजगी है। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि अर्मेनिया के जो गवर्नमेंट है, अर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर धीरे धीरे अपना स्टैंड जो है नागार्नो काराबाख रीजन को लेकर के चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, जो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है, जो बाकी एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है। कुछ डेटा हो सकते हैं, कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो ध्यान से पूरे लेक्चर को देखना। मैं उसको टाइम टू टाइम बताऊंगा कि क्या एग्जाम के लिए आपके रिलेवेंट हो सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अर्मेनिया में आप देखो कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां के लोग मेट्रो रोक के बैठ जा रहे हैं। ठीक है, वहां का जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी का नाम है येरेवन। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता तो येरेवन आप नाम जरूर याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि येरेवन जो है वो किस कंट्री में है। तो येरेवन इज द कैपिटल ऑफ अर्मेनिया। तो वहां पे लोग मेट्रो वेट्रो रोक के बैठ गए हैं। वहां पे लोग एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम है पाशिनियान। तो पाशिनियान के अगेंस्ट में वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। पाशिनियान ये बोल रहे हैं वहां पे अर्मेनिया में कि जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इन पे प्रेशर बना रही है। प्रेशर इसलिए बना रही है कि नागार्नो काराबाख जो रीजन है, जो अर्मेनिया और अजेरबाईजान के बीच में है, जहां पे दोनों का क्लेम है, दोनों का डिस्प्यूट है। जैसे कि एक तरह से आप कश्मीर को बोल सकते हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चलती रहती है कश्मीर को लेकर के। वैसे ही वहां पे नागोर्नो कराबाख में अर्मेनिया और अजेरबाईजान को लेकर लड़ाई चलती रह रही है। तो वहां पे पश्नियान जो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उन पर दबाव डाल रही है कि वो अपने स्टेक को कम करे, वो अर्मेनिया का जो कंट्रोल है उस पर कम करे। ठीक है, तो इसको लेकर के वहां पे बहुत ही वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहा है। तो देखो, मैं ये रीजन आपको दिखा दूं। नगर्नो कराबाख जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा आप येलो में ये रीजन देख रहे हो, ये पूरा रीजन जो है, ये वैसे तो अजेरबाईजान का रीजन है, बट इस पे अर्मेनियन मिलिट्री का, अर्मेनियन आर्मी का यहाँ पे कब्जा है। ठीक है, और ये जो बिल्कुल डार्क कलर से जो एरिया आप देख रहे हो, इसी एरिया को या तो अपर काराबाख रीजन बोल देते हैं या नागोर्नो काराबाख रीजन के नाम से बोल देते हैं। तो ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, पूरी हिस्ट्री हम इसकी समझेंगे। तो अजेरबाईजान का जो कैपिटल है, वो कैपिटल का नाम है बाकू। वो देखो, वो काफी इधर की तरफ पड़ता है, आपका ईस्ट की तरफ पड़ता है। और अर्मेनिया का जो कैपिटल है उसका नाम है येरेवन नाम है। ठीक है, और ये दोनों यहाँ से देखोगे तो अर्मेनिया की बाउंड्री यहाँ टर्की से मिलती है, अजेरबाईजान यहाँ कैस्पियन सी से मिल रहा है, फिर यहाँ ईरान से, इधर ऊपर रसिया से, और यहाँ जॉर्जिया से। तो ये ज्योग्राफी भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाउंड्री कंडीशन कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये कब क्या हुआ? यहाँ पे जो ये पूरा जो एरिया है, इस एरिया में अर्मेनियन मूल के लोग ज्यादा रहते हैं, अर्मेनियन रेस के लोग ज्यादा रहते हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। और अजेरबाईजान में इस्लामिक पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये इनका एक एरिया हुआ करता था, लेकिन इसमें अर्मेनियन मूल के लोग ज्यादा हैं। तो अर्मेनिया ने इसको एक टाइम पे, इसको एक तरह से आधिपत्य में ले लिया था। तो कब लिया था? 1990s के टाइम पे लिया था। उसके पहले जो पूरा एरिया था, ये पूरा एरिया सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। सोवियत यूनियन का मतलब एसएसआर, यूएसएसआर जो है वो सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो सितंबर 2020 की बात हुई। सितंबर 2020 90s में हुआ ये था। सितंबर 2020 से यहाँ पे क्लैश देखने के लिए सामने आ रहा है। और ये एरिया जो है अशांत है। अशांत मतलब यहाँ शांति नहीं है। 1990s से जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, सारी कंट्रियां वहाँ पे आज़ाद हो गई, वहाँ से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को सामने आ रहा है। तो हम पूरा टाइमलाइन समझते हैं कि कब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और किस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ आ रहा है। 1921 की बात है। 1921 में नगार्नो काराबाख जो रीजन है, उस रीजन को यूएसएसआर ने किसको दे दिया? उस रीजन को यूएसएसआर ने अजेरबाईजान को दे दिया कि ये अजेरबाईजान के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, 1980s में वहां पे लोग जो हैं वो हल्ला करने लगे, अनरेस्ट करने लगे कि नहीं, हम अर्मेनियन मूल के हैं,
तो हमें जो है वो अर्मेनिया को दे दिया जाए, ना कि अजेरबाईजान में रहने दिया जाए। अर्मेनिया उसको पूरी तरह से क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। लेट 1980s वही वो टाइम था जब यूएसएसआर धीरे धीरे काफी वीक हो रहा था, और ऐसा लग ही रहा था कि कुछ सालों में ही यूएसएसआर जो है पूरी तरह से विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। और वही हुआ। 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। सारी कंट्री जो हुई अपनी अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, और साथ में नागार्नो कराबाख रीजन जो था उसने अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया कि हम जो है हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही है, इंडिपेंडेंट रीजन है। 1992 और 94 की बात करोगे, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान स्टार्ट हो गया इसको लेकर के कि ये किसके अंदर रहेगा, अर्मेनिया के अंदर रहेगा या ये अजरबैजान के अंदर रहेगा। अब 1921 में किसको मिला था ये रीजन, अजरबैजान को मिला था। यहाँ तक 1980s तक किसके अंदर था, अजरबैजान के अंदर था। 1991 में उसने अपना इंडिपेंडेंस घोषित किया। ठीक है, वहां पे 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए 1992-94 की बात करें तो। फिर 1994 में वहां पे सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ। सीज फायर क्या बोलता है, सीज फायर ये बोलता है कोई फायरिंग नहीं होगी, फायरिंग को सीज कर देना, दैट इज सीज फायर। लेकिन सबसे दुख की बात ये थी, या बोलो कि अफसोस की बात ये थी, कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई। ट्रीटी अगर साइन होती तो उसके कुछ कंडीशन होते, कैसे आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करना है, वो सारी कंडीशन होती, वैसा कुछ नहीं था। 1994 की बात करें, 2016 में फिर से 4 डे वॉर स्टार्ट हुआ, उसमें से भी काफी लोग वहां पे भी मारे गए। और जो लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ वो 2020 में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, सितंबर महीने में वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और रसिया ने बाद में जाके 1-1.5 महीने के बाद ऑलमोस्ट वहां पे सीज फायर अग्रीमेंट करवाया इन दो कंट्रीज के बीच में, क्योंकि ये दो कंट्रीज हैं क्या, पुराने यूएसएसआर का पार्ट ही तो है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2020 में जब सितंबर 27 को क्लैश स्टार्ट हुआ, तो पूरी ये टाइमलाइन दे रखी है कि क्लैश कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो खैर इस क्लैश से हमें कोई बहुत लेना देना नहीं है कि कैसे कैसे आगे बढ़ा, ये हमारे एग्जाम पर्पस से इतना रेलेवेंट नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपर काराबाख कॉन्फ्लिक्ट की, उसमें क्वेश्चंस क्या क्या अराइज हो रहे हैं। अपर काराबाख रीजन को ही हम लोग नागार्नो काराबाख रीजन बोलते हैं। तो अगर दोनों चीज पूछा जाए एग्जाम में तो दोनों चीज सेम ही है। 1990 से दोनों कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, अर्मेनिया और अजेरबाईजान। अगर 30 इयर्स हो गए इन दोनों को कॉन्फ्लिक्ट में आते हुए। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो, ये वाला डॉटेड लाइन जो देख रहे हो, ये अर्मेनिया अजेरबाईजान फ्रंट लाइन है। और ये वाला जो इससे ऐसे करके मार्क किया हुआ इलाका है, ये पूरा किसके कंट्रोल में है, आपका अर्मेनिया कंट्रोल में है। बट किसकी टेरिटरी है, वो अजेरबाईजान की टेरिटरी है। अब जो क्वेश्चन से राइज होते हैं वो क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हेन एंड हाउ डिड द अपर काराबाख रीजन कॉन्फ्लिक्ट बिगिन। ये अपर काराबाख बोलो या नागार्नो काराबाख बोलो, दोनों एक ही बात है। तो ये कब कॉन्फ्लिक्ट बिगिन हुआ, कब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। द प्रॉब्लम स्टार्टेड विद द अर्मेनियन टेरिटोरियल क्लेम ऑन काराबाख आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत। तो वही 1991 के बाद जो अर्मेनिया का अपना क्लेम था कि नहीं इस रीजन को हमें दे दिया जाए, उसके बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है स्टार्ट हुआ। और ऑलमोस्ट 20% हिस्सा जो है अजेरबाईजान का, वो अर्मेनियन अथॉरिटी ने एक तरह से उसको अपने कंट्रोल में ले रखा है। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, अजेरबाईजान के जो मुस्लिम मूल के लोग होंगे या अजेरबाईजान में रहना चाहते होंगे, 1 लाख ऐसे लोग उस एरिया को छोड़ के भाग गए। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, जो अर्मेनिया जो है वो ऐसा ठीक नहीं कर रहा है, और इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनपे दबाव बना रही है। अगर अगर आपका ऐसा व्यू बन रहा है तभी रुको, अभी आगे हम और इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये बना। ठीक है, और आगे क्वेश्चन क्या बना, व्हाई कुड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉट फाउंड अ सोल्यूशन। एक सॉल्यूशन क्यों नहीं आ पाया, सॉल्यूशन आज तक नहीं आ पाया है। एक मिन्स्क ग्रुप करके या मिन्स्क एकॉर्ड करके 1992 में पीसफुल सॉल्यूशन पाने की कोशिश करी गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहीं पूछ लिया जाए कि मिन्स्क ग्रुप जो है वो किससे रिलेटेड है, तो मिन्स्क ग्रुप इज रिलेटेड टू नागार्नो काराबाख पीसफुल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो या फिर अर्मेनिया और अजेरबाईजान के बीच में पीसफुल रेजोल्यूशन से रिलेटेड है। इसमें कौन कौन से चेयरपर्सन है या कौन कौन सी कंट्रियां इसको देख रही है, तो रशिया, फ्रांस और यूएस तीनों मिलके मिन्स्क ग्रुप को देख रही है। रशिया उस रीजन का सबसे बड़ा कंट्री है, यूएसएसआर का पार्ट है। साथ में फ्रांस भी यूरोप का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री हो गया। यूएस जो है वर्ल्ड पावर है। तो ये तीनों मिलके को चेयर कर रही हैं। तो ये स्टेटमेंट वाइज बना के आपको यूपीएससी के एग्जाम में या फिर
किसी भी पीसीएस या गवर्नमेंट एग्जाम में आपको मिन्स्क ग्रुप या डायरेक्टली पूछा जा सकता है या कौन चेयर है ये पूछा जा सकता है। तो इस ग्रुप का अभी तक कोई खास सक्सेस देखने के लिए मिला नहीं है। ठीक है, क्या इससे एस्टैब्लिश हुआ? ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो ऐसा करके एक ग्रुप इससे एस्टैब्लिश हुआ। अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, OSCE, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, किससे रिलेटेड है? तो ये भी इसी रीजन से, इसी पूरे कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है। ठीक है, अब बात आती है टर्की का। यहाँ पे क्या स्टैंड है? टर्की ये बोलता है कि ये रीजन जो है वो अजेरबाईजान का है और अजेरबाईजान को ही मिलना चाहिए। जब तक अजेरबाईजान को नहीं मिलेगा हम आर्मेनिया के साथ बहुत अच्छा पीसफुल रेजोल्यूशन स्थापित नहीं करेंगे। तो 3 पॉइंट हमने देख लिए, नेमली 1, 3 और 5। ये 3 पॉइंट हमने देखे, फिर 3 पॉइंट हम और देखते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। तो सेकंड क्वेश्चन, या आप बोलो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? What is the Bishkek Protocol which was signed 26 years ago and remained only on paper? तो बिश्केक प्रोटोकॉल करके भी एक चीज इसके सामने आई जो कि इसी रीजन से रिलेटेड है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अपॉन द ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ आर्मेनियन मैसेकर, जब आर्मेनियन मैसेकर वहां पे पढ़ रहा था, ठीक है, तो 1994 में उन्होंने बिश्केक प्रोटोकॉल जाके एक साइन किया। Although the protocol ended large-scale attack and operation, the ceasefire has remained on paper. तो लार्ज स्केल अटैक जो था इस बिश्केक प्रोटोकॉल के कारण 1994 में कम हो गया, बट ये सीज फायर पूरी तरह से काम नहीं कर पाया। ठीक है, अब बात करते हैं रशिया की। रशिया अभी तक क्यों काम नहीं कर पाया? रशिया क्यों नहीं अभी तक ये देख पाया? तो रशिया इस रीजन को पूरा अनसर्टेन करके रखा है। पूरी 100% विलिंगनेस रशिया की रही नहीं है पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की। और आर्मेनिया को रशिया सपोर्ट कर रहा है थ्रू आर्म्स एंड एम्यूनिशन। 50,000 टन से ज़्यादा आर्म्स आर्मेनिया को भेज चुका है 2010 से 18 के बीच में। अब बात करते हैं व्हाट आर प्रपोज सोल्यूशन ऑफ पार्टीज ओवर अपर काराबाख फ्रोजन प्रॉब्लम ऑफ कॉकस। ये पूरा रीजन जो है कॉकस रीजन कहा जाता है। ठीक है, जो आर्मेनिया, अजेरबाईजान और आसपास का जो रीजन है इसको कॉकस रीजन के नाम से भी जानते हैं। तो कॉकस रीजन अगर आपको आ जाए कि किस कंटिनेंट में है, यूरोप एशिया के बीच में, आप समझ सकते हो यूरोपियन जो है इस रीजन जो है ईस्ट यूरोप में, आप इसको समझ सकते हो। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह का रिजोल्यूशन था कि अजेरबाईजान का ये रीजन है, आर्मेनिया इसको खाली कर दे। आर्मेनिया ने जो ऑक्युपाई किया वो रीजन खाली कर दे। आर्मेनिया अपने जो सोल्जर हैं वो क्या कर दे, विड्रॉ कर ले। बट ऐसा आर्मेनिया ने नहीं एक्सेप्ट किया। आर्मेनिया वांट्स दिस रीजन टू बी इंडिपेंडेंट। आर्मेनिया क्या चाहता है कि ये खाली तो कर देगा बट उसमें अजेरबाईजान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंट रीजन रहना चाहिए, खाली रीजन रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे आर्मेनियन लोग, मूल के जो लोग हैं वो रह रहे हैं। ठीक है, ये पूरी प्रॉब्लम है। अब अजेरबाईजान कंडीशन फॉर पीस क्या है? अजेरबाईजान क्या चाहता है? अजेरबाईजान वांट्स आर्मेनिया टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नागोर्नो कराबाख एज पार्ट ऑफ अजेरबाईजान। अजेरबाईजान ये बोलता है कि नहीं, ये रीजन हमारा है और आर्मेनिया इसको रिकॉग्नाइज करे कि ये हमारा ही रीजन है। This factor will eliminate the Armenian historical presence in the region, as Azerbaijan will impose racial and discriminatory policies against the indigenous Armenians of the region. अब इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि ऐसा हो सकता है कि अजेरबाईजान क्योंकि एक इस्लामिक डोमिनेंट कंट्री है, इस्लाम डोमिनेंट कंट्री है, वो क्या करे, जो रेशियल लोग रहते हैं यहाँ पे इस पूरे रीजन में, उस पूरे रीजन में जो आपके आर्मेनियन मूल के जो लोग रहते हैं उस पर थोड़ा सा रेशियल अटैक और बाकी चीज़ें, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज वगैरह लेके आए। तो आप ये बोलोगे सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा? तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा न्यूज़पेपर बोल रहे हैं और वहाँ आर्मेनिया के लोग ऐसा बोल रहे हैं, आर्मेनियन लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पूरा रीजन होता था, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो टर्की में ओटोमैन एम्पायर चलता था। तो वो ओटोमैन एम्पायर क्या था, 1940s के अराउंड में, 1940s के बाद से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, इस एरिया के बहुत सारे आर्मेनियन लोगों का वहां पे कत्लेआम हुआ था। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट किसके अगेंस्ट में है? लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि जो पाशनियन है, जो पाशनियन वहाँ के आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अगेंस्ट में वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है
कि वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उन पे प्रेशर बना रही है, नागोर्नो कराबाख को क्या कर दिया जाए, छोड़ा जाए। ठीक है। सपोर्टिंग अजेरबाईजान क्लेम इज अलाइड टर्की विच इज एडिंग इट्स ओन कंडीशन टू द प्रपोजल, one of which includes pushing Yerevan to cease international lobbying for official recognition of Armenian genocide। अब जैसे आर्मेनियन जेनोसाइड की हम बात करते हैं, तो आर्मेनियन जेनोसाइड कब हुआ? जैसे ज्यूस का जेनोसाइड हुआ, ज्यूस हॉलोकास्ट की हम बात करते हैं कि ज्यूस को किसने मरवाया, ज्यूस को हिटलर ने मरवाया। वैसे ही आर्मेनिया के लोग ये बोलते हैं कि जो ओटोमैन एम्पायर हुआ करता था उसने मरवाया आर्मेनियन लोगों को, बहुत हजारों के लाखों की संख्या में आर्मेनियन लोगों का कत्लेआम करवाया 1915 में, और 1.5 मिलियन लोग की बात वहां पे हो रही है, मतलब 15 लाख आर्मेनियन लोगों के कत्लेआम की बात यहाँ पे हो रही है। उस रीजन में आर्मेनियन, पूरा आर्मेनिया मान लो, और साथ में आपका नागोर्नो कराबाख रीजन मिला के जो ओटोमैन एम्पायर था उसने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इनफैक्ट कत्लेआम करवाया था, ऐसा आर्मेनिया बोल रही है। आर्मेनिया बोल रही है कि इस चीज को हिस्ट्री वगैरह, वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रूप से नहीं आता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको रिकॉग्नाइज करे कि ये जेनोसाइड जो है उनके ऊपर हुआ था। बट टर्की क्या बोलता है? टर्की ये बोलता है कि हाँ ओटोमैन एम्पायर था, थोड़ा बहुत किलिंग हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बट कोई सिस्टमेटिक किलिंग नहीं था कि आर्मेनियन लोगों को ही चुन चुन के मारा जा रहा है, कोई जेनोसाइड वाली बात नहीं थी। वर्ल्ड वॉर था, बहुत लोग मरे, तो कुछ लोग आर्मेनियन भी मर गए। ऐसा कौन बोलता है? टर्की बोलता है। ठीक है, तो हमें दोनों साइड का जो क्लेम है वो पता होना चाहिए। अब जो पाशनियन है, जो आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनका क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है कि ये भाई साहब पावर में ही इसलिए आए क्योंकि इन्होंने क्लेम किया कि ये पूरा आर्मेनिया के नागोर्नो कराबाख रीजन को रिकॉग्नाइज करवाएंगे और पूरा एकदम नेशनलिस्ट फर्वर बना के अपने फेवर में वोटिंग करवा लिया। ठीक है, और बाद में अब क्या हो रहे हैं, ये पीछे हट रहे हैं। तो इसीलिए पाशनियन का क्या था, जो अनरेस्ट है पाशनियन का, इसके वजह से यहाँ पे अनरेस्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। अब पाशनियन का अभी स्टैंड क्या है नागोर्नो कराबाख पे? तो अभी का स्टैंड हमने देख लिया। अभी पाशनियन क्या हो रहा है, वहां पे पीछे हट रहा है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज और निकल के सामने आती है। इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि इंडिया ने $40 मिलियन का डिफेंस डील साइन किया है आर्मेनिया के साथ। $40 मिलियन ये मार्च 1 2020 की न्यूज है। ठीक है, कंटिन्यूअस ये 1-2 साल पहले के करंट अफेयर्स भी यूपीएससी पूछता है। तो इस डिफेंस डील में इंडिया क्या करेगा? इस डिफेंस डील में इंडिया स्वाति रडार जो है, स्वाति या स्वाति, अगर हिंदी में पढ़ोगे तो ये स्वाति होगा। ठीक है, अंग्रेजी में स्वाति रडार सिस्टम जो है, जिसको डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ और बीईएल ने मिलकर डेवलप किया है। डीआरडीओ प्लस बीईएल इस रडार सिस्टम को बेचेगी आर्मेनिया को। ठीक है, ये है पूरा। ये स्वाति रडार सिस्टम क्या करेगा? 50 किलोमीटर के रेंज में, 50 किलोमीटर के रेंज में कोई भी आर्टिलरी आ रहा होगा उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, एक इंडिजिनसली बिल्ड है। स्वाति को ऐसा डिम किया जाता है कि रशिया और पोलैंड के जो भी इनके वो हैं उससे सुपीरियर माना जाता है। उनके रडार से क्या माना जाता है? सुपीरियर माना जाता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट आपके पास करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे आगे मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं। उसमें समझाने वाली चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपका बेस होता है। वो बेस जो है वो एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का फाउंडेशन आपको बना कर रखना है। एनसीईआरटी के लिए हमारी लाइव क्लासेस 1 जून से लॉन्च हो रही है। पुरानी हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं बहुत ही सस्ते दामों में। आप फटाफट उन एनसीईआरटीज को देखो और अपने जो चांसेस है सिलेक्शन के वो बढ़ाओ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।